नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और स्वागत है आपका वीकली टॉप 9 न्यूज में। वीकली टॉप 9 न्यूज में आज हम अपने सहयोगी एडविन अमन जी से बात करेंगे इस सप्ताह की 9 बड़ी खबरों पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं देश की खबरों को लेकर। एडविन अमन जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू दीक्षा। अमन जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा गणतंत्र दिवस के दिन भारत पधारे, उनका जोरदार स्वागत हुआ, साथ साथ उन्होंने कई बड़े मुद्दों को लेकर बातचीत भी की। क्या लगता है आपको, भारत के लिहाज से ये एक अच्छी पहल थी, अच्छी खबर थी? बिल्कुल, मैं तो अच्छी पहल ही मानता हूँ कि इतने ताकतवर मुल्क का कोई भी जब मुखिया हमारे देश में आता है और इतने सम्मान के साथ हम लोगों से मिलता है, हम लोगों को सम्मान देता है, तो अच्छी चीज़ है। और तमाम तरह की समझौतों पर हस्ताक्षर दोनों देशों की तरफ से हुए हैं। कुछ संधियाँ ऐसी हुई हैं जो हमारे मुल्क को उससे फ़ायदा हो सकता है। बहुत सारे निवेश हमारे देश में होने वाले हैं। तो इसका अंदाज़ा हम इससे लगा सकते हैं कि जो कुछ हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, पाकिस्तान की बात करें या चीन की बात करें हम लोग, कि उनको कहीं ना कहीं इससे हैरानी हो रही है। और तमाम तरह के बयान इस बीच ऐसे आए हैं कि आप यदि सुना हो आपने उनको, बिल्कुल कि पाकिस्तान हमारा सदाबहार मुल्क है, तो कहीं ना कहीं कुड़न जलन वाली बात सामने आ रही है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओबामा ने बड़े अच्छे तरीके से हमारे देश को ट्रीट किया है, बताया है कि भारत एक लगातार आगे बढ़ने वाला मुल्क है और उसको सहयोग में वो अपना जो भी सहयोग होगा आगे बढ़ने वो जरूर उसमें मदद करेंगे। और बहुत सारे आतंकवाद के खिलाफ आपको क्या लगता है, जिस तरह से ओबामा ने आतंकवाद के खिलाफ बोला कि अमेरिका और भारत साथ साथ हैं आतंकवाद के लिए? देखिए, बिल्कुल जैसे ही ओबामा जी, आपको याद होगा जब आने वाले उससे पहले उन्होंने पाकिस्तान को चेताया था कि भाई कोई भी गतिविधि इस तरह की नहीं होनी चाहिए। तो मैं बिल्कुल ये मानूंगा कि वो हमेशा अगर ना ऐसा ना हो, आतंकवादी की गतिविधि उधर से ना हो, तो बहुत बेहतर चीज़ है, क्योंकि आतंकवाद किसी भी देश के लिए बड़ा गंभीर मुद्दा है। तो चलिए बात करते हैं दूसरी खबर पर। दिल्ली चुनाव। दिल्ली में इस समय जो सियासी माहौल बना हुआ है, जो गर्मा गर्मी बनी हुई है, हर एक पार्टी दूसरी पार्टी को लेकर दांव खेल रही है। अभी हाल ही में बीजेपी ने पोस्टर रिलीज किया जिसके चलते बेहद बवाल काटा गया है। क्या लगता है आपको, इस तरह से सियासी उठापटक, विकास की राजनीति को इस तरह से बदल देना अचानक? देखिए दीक्षा, राजनीति की हम बात करते हैं जी। जो सियासत, हम अब तकरीबन 70 साल आज़ाद होने को आ गए हैं हमारा मुल्क को, और हम अभी भी उसी मुद्दों पर, उन्हीं मामलों पर बात कर रहे हैं, उन्हीं तौर तरीक़ों पर हैं जो हम लोग 50 साल पहले जिसको इस्तेमाल करते थे, वही चीज़ें हम आज भी अप्लाई कर रहे हैं। कोई बात ऐसी नहीं निकल कर आ रही जिससे हमें लगे कि हाँ पॉलिटिक्स में बदलाव हो रहा है। अभी मैं कुछ दिनों पहले अपने सहयोगी से बात कर रहा था इस मामलों को लेकर कि हमारी राजनीति में कोई खास परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। वही रैलियां, वही तामझाम, वही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। विकास की हम बात करते हैं बार बार, मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि विकास की बात करो, लेकिन विकास कहाँ दिखता है, कहाँ बात होती है? मोदी जी आए उसके बाद ये लगा था कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति पलटेगी, कहीं ना कहीं आज़ादी के बाद जो राजनीति का दौर चलता आया उसमें बदलाव आएगा। शायद इसीलिए जनता ने जिस तरह से मोदी जी को इतना बड़ा जन समर्थन दिया, इतनी इस मोदी लहर जो कि पूरे देश में दौड़ी थी, जिसका जिक्र आज भी होता है, तो क्या लगता है उससे वाकई राजनीति में कोई फर्क नहीं है? आपके सवाल में आपका जवाब छुपा हुआ है कि हम लोगों ने देखा कि मोदी लहर के बाद जिसने लगातार बीजेपी ने हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में जीत दर्ज की, उसके बाद दिल्ली आते आते कहीं ना कहीं वो कमज़ोर हुई है और वो वापस उसी ढर्रे पे आ गए कि आरोप प्रत्यारोप, आपने ऐसा किया, हमने वैसा किया, आपसे हम 5 सवाल पूछेंगे, आपसे हम ये करेंगे। मतलब ले देकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है। विकास की बात कहाँ हो रही है इसमें? वो गुम हो गया मुद्दा पूरा। अगर कांग्रेस की बात की जाए इन चुनावों में, तो क्या लग रहा है आपको? क्योंकि अगर प्रचार प्रसार, तो अभी कांग्रेस प्रचार में कूदी है, आम आदमी पार्टी वो जोर शोर से काफी बीजेपी से भी पहले प्रचार करने में लग गई। देखिए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस को आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी का एक लगातार 15 साल उन्होंने यहाँ पर राज किया, और पिछली सरकार की बात करेंगे तो उसमें भी वो शामिल थे। यानी कि 15 से 16 साल उनका तकरीबन शासन दिल्ली में रहा है, तो हम एकदम से बाहर नहीं समझ सकते उन्हें, क्योंकि भले ही प्रचार उन्होंने देर से शुरू किया हो, बट उनके कार्यकर्ता लगे हुए हैं इन सब चीज़ों में। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की दिल्ली में बात की जाए तो काफी कम सीट थी जो कांग्रेस के हाथों में थी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी को उभरता हुआ देखा गया। बिल्कुल, तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो क्या इस बार कांग्रेस की सीट बढ़ सकती है या फिर हाल वही रहेगा? देखिए, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कांग्रेस की कैसी हालत होती है, लेकिन जैसा माहौल हम लोग देख रहे हैं तो मेन मुकाबला ले देखे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही है। उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं थोड़ी सी किनारे अभी तक नजर आ रही है। बट अब मतदाताओं का रुझान क्या होता है तो हम मतपेटी जब खोलेंगे तभी इसको जान सकेंगे। बट ओवरऑल बात हम कर रहे थे कि विकास की राजनीति कहीं ना कहीं मंद पड़ गई है या कमज़ोर हो गई है। वही आरोप प्रत्यारोप की बात हम लोग कर रहे हैं दिल्ली इलेक्शन को लेकर कि कम से कम यहाँ पर वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और एक जो हम बात करें कि परिपक्व राजनीति की, वो कम से कम सामने आना चाहिए। मतलब दिल्ली का युवा समझदार है और उन्हें सोचने समझने की पूरी शक्ति है, तो राजनेताओं को ये ध्यान रखना चाहिए
कि उल्टी सीधी राजनीति करके मतदान ना करवाया जी, जाए। बिल्कुल सहमत हूं मैं आपसे एकदम। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरी खबर को लेकर। भारत के मशहूर कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण की मृत्यु हो गई अभी हाल ही में। जी जी। 94 वर्ष की उम्र में उन्होंने देश को अलविदा किया। क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल, एक आम आदमी से जुड़े हुए वो कार्टून हमेशा छापते थे और उनको लेकर कई बार कटाक्ष बड़े अच्छे होते थे उनकी, जो कार्टून होते थे उसमें। और इतने बड़े एक कार्टूनिस्ट का जाना बाकी थोड़ा सा दुख और शोक की बात तो है ही हम सब लोगों के लिए। और एक बड़ी बात ये थी कि उन्होंने जितना भी काम किया है वो कम से कम आम आदमी को ध्यान में रखते हुए किया है। और उनके काम को सराहा भी जा रहा है अभी, और आने वाले वक्त में बिल्कुल सराहा जाता रहेगा जैसा उन्होंने काम किया है। तो बिल्कुल नेक्स्ट टाइम न्यूज़ परिवार ने बाकी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है अपनी, और उनको हमेशा याद किया जाता रहेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। उत्तर पूर्व अमेरिका में जिस तरह से बर्फबारी जारी है, अगर 5 राज्यों में जोरदार बर्फबारी चल रही है, वहीं 2 राज्य ऐसे हैं जो पूरी तरह से बर्फ की चपेट में है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो किसी भी देश के लिए बड़ी ख़तरनाक होती हैं, और उनसे निपटने के लिए बहुत व्यापक ज़रूरत होती है तैयारियों की। और कहीं ना कहीं अमेरिका जैसा देश कुछ हद तक उससे निपटने में कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस है इन चीज़ों में वो। हालांकि अगर हम अपने देश की बात करें तो हम थोड़ा सा इस मामले में कमज़ोर हैं, बट हम बात जो विदेश की करते हैं, अमेरिका करते हैं खासकर, तो कुछ ना कुछ कई लोगों को इस चीज से नुकसान होता है, धंस गए हैं, घर टूट जाते हैं, संचार व्यवस्था ठप हो जाती है, रोड की बुरी दशा हो जाती है, कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो बिल्कुल किसी भी देश के लिए झकझोर देने वाली चीज़ें होती हैं, लेकिन इस पर किसी का भी अंकुश नहीं है कि नहीं हम कोई भी बर्फबारी को रोक देंगे, सब कर देंगे। तो ये प्राकृतिक आपदाओं को तो रोका नहीं जा सकता, बट दुखद खबर है। तो चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान के पेशावर में जिस तरह से स्कूल में वो घटना हुई, उसके बाद पाकिस्तानी सेना बहुत ज्यादा सतर्क हो चुकी है। जी जी। लगातार 76 आतंकवादी हैं जिन्हें ढेर कर दिया गया है। क्या लगता है ये सतर्कता पेशावर कांड के बाद ही क्यों है? नहीं, हमले तो पहले से चल रहे हैं, अमेरिकन प्रेशर उनके ऊपर है, और ड्रोन हमलों से लेकर तमाम तरह की कार्रवाई पहले से चलती रही है। हालांकि पाकिस्तान में इसका रहने का विरोध भी होता है कि इस तरह की कार्रवाई हमारे देश में कम से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन पेशावर हमले के बाद जिस तरह बच्चों पर अटैक किया गया, आप सही कह रहे थे कि उसके बाद थोड़ी तेज़ी आई है। और मैं बता दूँ कि बीते कम से कम 6 महीनों के अंदर 1500 के आसपास आतंकवादी सेना ने मार गिराए हैं। उसी कड़ी में अब और तेज़ हो गया अभियान, और वो आतंकवादी को ढूंढ के मार रहे हैं। क्योंकि देखिए, आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर हर देश परेशान है, और इससे हर देश निजात पाना चाहता है, क्योंकि ये विकास का एक तौर से बाधा है, और जब तक ये सब बाधाएं दूर नहीं होंगी, देश पूरी तरह से विकास नहीं कर सकता। पाकिस्तान को जिस तरह से आतंकवाद की फैक्ट्री कहा जाता है एशिया में, जी जी, तो वहाँ अब जाकर सेना की तेजी, पेशावर कांड के बाद, क्या सेना को ये चीजें पहले से ही नहीं बरतनी चाहिए थी? देखिए, अब आप किसी को ढील देंगे, छूट दे देंगे, तो वो नुकसानदायक तो होगी, और वो नुकसान अब उनके लिए खुद साबित हो रही है कि वहाँ पर लगातार बम विस्फोट होते हैं, आतंकवादी छोटे बड़े का फ़र्क भूलकर बच्चों को निशाना बनाते हैं, और मासूम बच्चों जिन्होंने मेरे ख्याल से कुछ भी गुनाह या इस तरह की चीज़ों में तो वो पढ़े ही नहीं हों कभी भी कि उनको बुरे अच्छे तक का कोई ज़्यादा सलीका हो, लेकिन बावजूद इसके उनको वो मार देते हैं। पेशावर के बाद ही सही, लेकिन अगर सेना ने सतर्कता दिखाई है तो बेहद अच्छी चीज़ है। बिल्कुल, मैं भी इसको सराहता हूँ और अच्छा मानता हूँ कि वाकई आतंकवाद का सफाया होना चाहिए। तो चलिए अब रुक करते हैं खेल जगत की ओर। एडविन अमन जी, ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से त्रिकोणीय सीरीज चल रही थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड तीनों ने शिरकत की। जी जी। कल भारत और इंग्लैंड का मैच हुआ जिसमें भारत ढेर हो गया। क्या लगता है आपको, विश्व कप के लिए किस तरह के आसार दिखा रहा है भारत? पिछली बार भी हम चर्चा कर रहे थे मुकाबलों के ऊपर कि भारत को लेकर हमारे प्रति, हमारे अंदर जो सोच है या हमारे अंदर जो जोश जुनून है क्रिकेट टीम को लेकर, वो वाकई एक भारतीय होने के नाते बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि हमारा पूरा देश क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, क्रिकेट के साथ वो हर खुशी और गम मनाता है। और जिस तरह से अब जो आप बात कह रहे हैं कि त्रिकोण श्रृंखला से इंडिया टीम बाहर हुई है इंग्लैंड के हाथों कल हार कर, बहुत दुखद और शर्मनाक है, क्योंकि वर्ल्ड कप हमारे सर पर रखा है और हम इतना ख़राब परफॉर्मेंस देश को दे रहा है। दूसरे नजरिए से देखा जाए तो ये भी हो सकता है कि भारत अभी शांत बैठा हो, क्या पता वर्ल्ड कप में जोरदार धमाके के साथ शांत नहीं, मैं ये नहीं मानता। देखिए, बाय चांस बाय लक आप बहुत कुछ कर सकते हो कि अब आप शांत बैठो, ये क्या तरीका है कि आप हार के बाहर हो रहे हो? नहीं, अभी बयान आया कि 2 महीने से हम लोग बहुत थक चुके हैं, तो अब हमें आराम चाहिए। थक चुके हैं। धोनी तो अभी टेस्ट मैच वनडे में ही खेले हैं, वो कहाँ टेस्ट सीरीज में ले लिया उन्होंने। तो ये कोई लॉजिकली बात नहीं है। आप क्यों, आप इंग्लैंड ऑस्ट्रेलियंस भी तो खेल रहे हैं आपके साथ में, और लगातार आप एक मुल्क में 3 महीने से हो, और परिस्थिति हालात को आपको जानना चाहिए, समझने का एक अच्छा खासा, लेकिन बार बार आप वही स्कोर पर आउट हो रहे हो। 200 आई थिंक कल भी किया था इन लोगों ने, तो बैटिंग में आप नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो अच्छा वाला, तो बेहद शर्मनाक और दुख की बात है।
एडविन अमन जी, चलिए अब बात कर लेते हैं अगली खबर को लेकर। जिस तरह से 35वें राष्ट्रीय खेल आने वाले हैं, उनमें किसी तरह का कोई बड़ा चेहरा देखने को नहीं मिल रहा। कल की बात कर लें तो मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने अपना नाम वापस ले लिया क्योंकि वो चोटिल हैं। क्या लगता है इस तरह से बड़े खेलों में बड़े बड़े चेहरों का नजर ना आना? देखिए, बिल्कुल देश के खेलों की बात होती है तो कहीं ना कहीं जो सितारे प्लेयर हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि वो बड़े लेवल के खिलाड़ी, वो कहीं ना कहीं इनको अवॉइड करते हैं क्योंकि वो लगता है कि अब वो उससे ऊपर उठ चुके हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, देश के टूर्नामेंटों में खेलकर वो क्या करेंगे। ऐसा क्रिकेट खिलाड़ी के साथ भी होता है हमेशा कि वो रणजी मैचों में या इस तरह के मैचों में अमूमन खेलना पसंद नहीं करते। लेकिन देखिए, बेस आपका यही है, यहीं से आप वहां तक पहुंचे, तो आपको इसको नहीं भूलना चाहिए। और सही बात बोल रहे हैं, विजेंद्र सिंह ने भले ही चोट की बात कही है, लेकिन उनके अलावा साइना नेहवाल और भी कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो बड़े सितारे हैं जो नहीं खेल पा रहे हैं। तो बट ये थोड़ा सा चिंताजनक है कि हम लोगों को कम से कम देश की खेल में हिस्सा लेना चाहिए, और कम से कम जो देश का एक दर्शक वर्ग है आपको देखना चाहता है, तो उसको तो सामने आपको अपनी प्रतिभा का जो लोहा मनवा चुके हैं उसको एक बार फिर दिखाने का अवसर देना चाहिए। तो चलिए अब एडविन जी से बात करते हैं बॉलीवुड के हाल को लेकर। एडविन जी, तेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम, उनकी फिल्म आने वाली थी मैसेंजर और ऑफ गॉड, जिसे लेके अच्छा खासा बवाल देखने को मिल गया। अब बाबा राम रहीम का कहना है कि 13 को वो फिल्म रिलीज होगी, 13 फरवरी। जी, मैं बताता चलूं कि सेंसर बोर्ड ने बोल दिया है कि नहीं, आप 13 तारीख को आप अपनी फिल्म को रिलीज करवा सकते हो या कर सकते हो। तो जिस तरह का पूरा विवाद इस मामले में जुड़ा हुआ है, भले ही पूरी सेंसर जो बोर्ड की टीम होती है, लीला सैमसन सहित पूरा जो एक कमेटी के लोग इस्तीफा दे देते हैं, फिर नई टीम आती है, गवर्नमेंट के जो लोक कमेटी है वो महज 24 घंटे के अंदर फिल्म को अनुमति दे देती है, जो कि 15-20 दिन बिल्कुल आपाधापी लोगों ने नहीं, ये आपाधापी वाली बात कहूँगा कि एक फिल्म को आपको पास करने में गवर्नमेंट की कमेटी के पास आती है तो कम से कम 15 से 20 दिन लगते हैं, लेकिन आपने 24 आवर के अंदर उस फिल्म को हरी झंडी दे दी। तो सियासत तो कहीं ना कहीं नजर आ रही है पूरी बात को लेकर। और भले ही आपने 13 तारीख को बता दिया, अनाउंस कर दिया कि हम 13 को फिल्म रिलीज करेंगे, लेकिन थोड़ा चिंताजनक है क्योंकि फिल्म जिस तरह अंधविश्वास को बढ़ाने की बात सामने आ रही है कि फिल्म में कुछ चीज़ ऐसी दिखाई गई है जो शायद जो हमारा समाज आगे बढ़ रहा है उसको विकास में बाधक है या उसको अंधविश्वास की तरफ लेके जाती है, तो थोड़ा चिंताजनक स्थिति तो है ही। बहुत सारे पहलुओं को देखकर ही शायद सेंसर बोर्ड ने इसको मना किया होगा, लेकिन जिस तरह से फिल्म आ रही है तो खैर देखने वाली बात होगी कि जब फिल्म रिलीज होगी तब हम लोगों को पता चलेगा कि क्या होता है नहीं होता है, फिल्म में ऐसा क्या है। जी, तो चलिए अब बात करते हैं अगली खबर को लेकर। अमिताभ बच्चन, महानायक बॉलीवुड के, उन्हें हाल ही में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री विभूषण से सम्मानित किया गया। इसे लेकर अमिताभ बच्चन ने देशवासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा भी किया। क्या लगता है? देखिए, सम्मान मिलना किसी को भी बड़े खुशी की बात होती है। जैसा आप बता रहे हैं कि पद्म विभूषण उनको मिला, नागरिक सम्मानों में तीसरा सम्मान, बड़ा सम्मान है। बिल्कुल, इससे पहले दोनों बड़े सम्मान पद्मश्री या पद्म भूषण मिल चुका है उनका, तो बड़ी बात है। लेकिन इस साथ में एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि सलीम खान जो राइटर हैं बड़े, उन्होंने बोला है कि भाई उन्हें सम्मान बड़ी देर से मिला है, तो कंट्रोवर्सी कहने जुड़ी हुई है। बट लेते अमिताभ बच्चन की आप बात करें तो बिल्कुल बेहद खुशी की बात है पूरे देश की जनता के लिए भी, क्योंकि जो उनको चाहने वाले लोग हैं हमारे यहाँ पे लोग हैं बहुत ज़्यादा तादाद में हैं और विदेशों में भी हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। मतलब बच्चन साहब की फैन फॉलोइंग इतनी है तो उन्हें इस तरह का सम्मान मिलना जायज़ है। तो ये थी आज हमारी एडविन अमन जी के साथ देश की 9 बड़ी खबरों को लेकर राय। उन्होंने बताया कि क्या है देश विदेश व खेल जगत के हाल। तो अगली बार फिर मुलाकात होगी आपसे इसी तरह 9 बड़ी खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।